मध्य प्रदेश के शहर भिंड की एक मशहूर कहानी है। एक दफा वहां शदीद खुश्क साली हुई और एक गांव रामपुर में पूरी खड़ी फसल सूख गई। अचानक एक दिन 8 बैलगाड़ियां उस गांव में आकर रुक गईं। उन पर गंदुम से भरी बोरियां लदी हुई थीं। ड्राइवर ने एक सादा सा पैगाम दिया, मान सिंह की तरफ से। केनेथ एंडरसन अपनी किताब टेल्स ऑफ मान सिंह किंग ऑफ इंडियन डिकेट्स में लिखते हैं, उस वक्त हुकूमत हिंद ने मान सिंह को मुर्दा या जिंदा पकड़ने पर 15,000 रुपए का इनाम रखा था। मान सिंह पर तकरीबन 200 कत्ल और अनगिनत डकैतियों का इल्जाम था। इसके बावजूद वो पकड़े नहीं जा सके क्योंकि कोई उनके खिलाफ आगे नहीं आया। पुलिस ने उन बैलगाड़ियों के मालिक से बहुत अच्छी तरह पूछगछ की। सिर्फ इतना पता चला कि एक शख्स ने एक हफ्ता कबल उनसे राब्ता किया था और 40 मील दूर रेलवे स्टेशन पर जाने को कहा था, जहां अनाज की कुछ बोरियां एक गुड्स ट्रेन के डिब्बे में रखी गई थी ताकि उसे रामपुर ले जाया जाए। इस काम के लिए उन्हें 20 रुपए फी बैलगाड़ी के हिसाब से 160 रुपए दिए गए थे। केनेथ लिखते हैं, उस शख्स ने ड्राइवर के कान में मान सिंह का नाम लेकर सरगोशी की थी और ये भी कहा था कि अगर उसने एक हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल नहीं किया तो वो अगले हफ्ते के पहले दिन का सूरज नहीं देख सकेगा। चुनाचे उसने छठे दिन ही सामान रामपुर पहुंचा दिया। टाइम मैगजीन ने अपने 5 सितंबर 1955 के शुमारे में इंडिया डेड मैन के उन्वान से एक मजमून में लिखा, दिल्ली के जनूब में वाक़े 4 रियासतों में कोई भी शख्स डाकू मान सिंह की तरह काबिल एहतराम और इज्जतदार नहीं था। उन्होंने अपने पोते की शादी के लिए जो ज़ियाफत दी थी उसमें हिंदुस्तान के बहुत से नवाबों और जमींदारों ने शिरकत की थी। 1952 में हुकूमत की तरफ से बनाई गई मोरीना क्राइम इंक्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मान सिंह में कोई जाती खामी नहीं थी। इसके बावजूद वस्ती इंडिया की पुलिस फाइलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें दर्ज था कि मान सिंह ने 27 सालों में सैकड़ों कत्ल और हजारों डकैतियां की। टाइम मैगजीन ने अपने मजमून में लिखा कि ये एक अजीब बात थी कि मान सिंह का एहतराम करने के अलावा आम लोगों के ज़हनों में खौफ भी था। रॉबिन हुड की तरह मान सिंह भी एक मुहज़्ज़ब आदमी था, लेकिन उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों ने इन्हें बागी बना दिया। मान सिंह के बारे में कहा जाता था कि 4 रियासतों के 1700 पुलिस वालों ने 8,000 मुरब्बा मील के इलाके में 15 साल तक उनका पीछा किया। तकरीबन 80 मुकाबलों में पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। मोरीना क्राइम इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, लोग मान सिंह के बारे में कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह उसने अपना पीछा करने वाले मुखबरों और पुलिस वालों को मार डाला। उसने सिर्फ उन लोगों को अगवा किया जिनके पास बहुत पैसा था। उन्होंने स्कूल की इमारत के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जमींदारों से भत्ता लिया। केनेथ एंडरसन लिखते हैं, मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो शराब नहीं पीता था और सख्त सब्जी खौर था। वो बहुत मजहबी शख्स था और फजर से पहले दरिया में नहाता था। नहाने के फौरन बाद वो काली के मंदिर में जाकर पूजा करता था। उसने बहुत से मंदिर बनाए। मान सिंह ने कई मंदिरों में पीतल की घंटियां लगवाई थीं, जिन पर उसका नाम था। मान सिंह ने हमेशा बतीश्वर नाथ मंदिर में मुनक्कद होने वाली मजहबी तकरीबात में शिरकत की। जब पुलिस को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद मान सिंह भेस बदल कर वहां पहुंच गया। मान सिंह आगरा के करीब राठौर खेड़ा गांव में 1890 में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम बिहारी सिंह था और वो गांव के सरबराह थे। वो एक अच्छे घराने से आया था और अपने 2 बेटों नवाब सिंह और मान सिंह के साथ रहता था। उनके वालिद ने मान सिंह की शादी बहुत छोटी उम्र में एक खूबसूरत लड़की से करवा दी। उनके 4 बेटे थे,
जसवंत सिंह, सूबेदार सिंह, तहसीलदार सिंह और धोमन सिंह। इसके अलावा उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम उन्होंने रानी रखा। जब मान सिंह की उम्र सिर्फ 24 साल थी तब वो अपने गांव के सरबराह और आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रुकन मुंतखब हुए। उसका लंबा और चौड़ा जिस्म, मिलनसार शख्सियत और दाढ़ी जो उसने जवानी से ही रखी थी, इस सब ने उसे मशहूर कर दिया था। मान सिंह के वालिद बिहारी सिंह का तल्फी राम नामी शख्स से जमीन के एक टुकड़े को लेकर कुछ झगड़ा था। तब मान सिंह का बड़ा भाई नवाब सिंह अपना खानदान छोड़कर जंगलों में रहने लगा था। फिर अचानक उसके गांव में डकैती हुई। डाकुओं ने गांव में कर्जा देने वाले शख्स के घर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। केनेथ एंडरसन लिखते हैं, तल्फी राम ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मान सिंह का बड़ा भाई नवाब सिंह इस डकैती में मुलव्वस था। इसके वालिद ने उसे पनाह दी थी। उसने इस कर्जा देने वाले शख्स को इसलिए लूटा कि वो तल्फी राम का दोस्त था। उसने ये भी कहा कि नवाब सिंह के भाई मान सिंह को इस डकैती का इल्म था और उसने भी इस डकैती में मदद की थी। बिहारी सिंह ने इस वाक़े को अपने खानदान की तौहीन के तौर पर लिया। उसने और उसके बेटे मान सिंह ने तल्फी राम को सबक सिखाने का फैसला किया। मान सिंह अपने 4 बेटों के साथ जंगलों की तरफ गया और अपने भाई नवाब सिंह से मिला। एक रात मान सिंह ने अपने साथियों के साथ तल्फी राम के घर पर हमला कर दिया। मान सिंह के हमले में तल्फी राम बच गए, लेकिन उसके बहुत से साथी मारे गए। पुलिस ने इस मामले में मान सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बड़े भाई नवाब सिंह, मान सिंह के बड़े बेटे जसवंत सिंह और भतीजे दर्शन सिंह फरार हो गए। एक दिन नवाब सिंह जसवंत और दर्शन के साथ अपने वालिद के घर ठहरे हुए थे। तल्फी राम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके घर पर हमला किया। केनेथ एंडरसन लिखते हैं, उसी वक्त तल्फी राम ने बड़ी चालाकी से पुलिस की मदद ली। जब पुलिस हथियारों के साथ जाए वक़ूअ पर पहुंची तो तल्फी राम इस जगह से गायब हो गया। नवाब सिंह और उसके 2 साथियों ने बेवकूफ़ी से पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ने उन्हें घेर कर उसके बेटे जसवंत सिंह को मार डाला। नवाब सिंह और भतीजे दर्शन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और नवाब सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दूसरी तरफ मान सिंह, जो पहले ही 10 साल की जेल की सजा काट रहा था, इंतकाम की आग से जल रहा था। उनके हुस्न सलूक की वजह से हुकूमत ने उन्हें 1938 में जेल से रिहा करने का फैसला किया। 4 जुलाई 1940 की रात को मान सिंह ने अपने 3 बच जाने वाले बेटों और वफादार रूपा के साथ अपने दुश्मनों तल्फी राम और खेम सिंह के घरों पर हमला किया। उन्होंने तल्फी राम के खानदान के तमाम अफराद को कत्ल कर दिया, सिवाय 2 खवातीन के। इसके बाद मान सिंह की डाकू की जिंदगी शुरू हुई। 15 साल के अंदर वो इंडिया का सबसे बड़ा डाकू माना जाने लगा। वस्ती इंडिया के इलाकों में वो डाकू शहनशाह के नाम से जाना जाने लगा। इसके गैंग के अरकान में उसके 3 जिंदा बच जाने वाले बेटे सूबेदार सिंह, तहसीलदार सिंह, धोमन सिंह के अलावा चरना, लखन सिंह, अमृत लाल और इसकी दूर की रिश्तेदार रूपा शामिल थीं। मुकामी लोग मान सिंह के बारे में कहते थे कि वो गरीबों और महरूमों को तंग नहीं करते थे। उसका निशाना जमींदार, अमीर ताजिर और साहूकार यानी सूद पर कर्ज देने वाले थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हुकूमत ने बहुत से मुजरिमों को जेल से रिहा किया। इसी सिलसिले में मान सिंह के बड़े भाई नवाब सिंह को भी जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो जेल से रिहा हुआ, नवाब सिंह अपने पुराने गांव गया, बंदूक उधार ली और तल्फी राम के 2 बच जाने वाले रिश्तेदारों को गोली मार दी। इसके बाद उसकी मुलाकात अपने भाई मान सिंह से पहाड़ों में हुई। जब चंबल के इलाके में मान सिंह का गलबा बढ़ गया तो हुकूमत ने मान सिंह को पकड़ने के लिए फौज बुलाई। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि इलाके के छोटे डाकुओं ने मान सिंह को अपना लीडर कहना शुरू कर दिया और अपनी आमदनी का 10 से 25% बतौर तोहफा देना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ मान सिंह की दौलत में इजाफा हुआ बल्कि इलाके में उसका गलबा भी बढ़ गया। 1951 में पुलिस के एक जासूस को इतला मिली कि मान सिंह के गैंग का एक अहम रुकन चरना एक दिन अपनी बीवी से मिलने गांव आने वाला है।
पुलिस ने चरना को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। इस सब से बेखबर चरना और उसके कुछ दोस्त गांव में दाखिल हुए। घर में दाखिल होने तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके बाद 60 पुलिस वालों ने उस घर को घेरे में ले लिया। डाकुओं ने घर की बालाई मंजिल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं और पुलिस के दरमियान अगले 24 घंटे तक फायरिंग होती रही। उस दौरान पुलिस ने अपनी मदद के लिए मजीद 400 फौजियों को बुलाया। केनेथ एंडरसन लिखते हैं, 460 पुलिस एहलकारों ने अगले 3 दिन तक 15 डाकुओं को घेरे में लिए रखा। फौज की डोगरा रेजिमेंट को भी उनकी मदद के लिए बुलाया गया। डाकुओं के घर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 तोपों के गोले फायर किए गए, जिससे पूरी इमारत गिर गई। पुलिस एहलकार चीखते हुए उसमें दाखिल हुए। इमारत के अंदर से 15 डाकुओं की लाशें मिली, मगर चरना फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन 2 साल बाद पुलिस के साथ होने वाले मुकाबले में चरना की किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब फायरिंग रुकी तो चरना अपने 9 साथियों समेत मुर्दा हालत में मिले। चरना न सिर्फ मान सिंह का सबसे बहादुर और करीबी साथी था, बल्कि वो उसका बेहतरीन मंसूबा साज भी था। चरना की महारत इस बात में थी कि वो जानता था कि कब और कहां हमला करना है और कब हमला नहीं करना है। इस दौरान मान सिंह को जाती परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। केनेथ एंडरसन लिखते हैं, मान सिंह ने अपनी बेटी की शादी अपने ही गैंग के एक रुकन लखन सिंह से कर दी थी, लेकिन उसकी बेटी अपने शौहर के साथ वफादार ना रही और उसे मान सिंह के गैंग के एक और डाकू से प्यार हो गया। इससे मान सिंह को इतना दुख पहुंचा कि उसने अपनी बेटी के आशिक को गोली मार दी। लेकिन इसके बाद मान सिंह के दामाद ने गैंग छोड़ दिया। अपने आखिरी दिनों में मान सिंह को आराम, सुकून और घर की जरूरत थी। उसने हुकूमत को खत लिखा कि वो अपनी मर्जी से डाकू और कातिल नहीं बने। किस्मत और हालात ने इन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया था। एक सच्चे इंडियन शहरी होने के नाते वो गोवा जाना चाहता है और उसे गैर मुल्की राज से आज़ाद कराना चाहता है और पुर्तगालियों को समंदर में फेंकना चाहता है। इंडियन हुकूमत ने उनके खत का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मान सिंह को बहुत मायूस किया और इसकी और उसके साथियों की हौसला शिकनी की। एक एक करके उसके साथी या तो गिरफ्तार या जख्मी या फिर मारे जाने लगे। आखिरकार उसके साथ सिर्फ 18 डाकू रह गए। उसमें इसका बड़ा भाई नवाब सिंह, उसका दूसरा बेटा सूबेदार सिंह और रूपा शामिल थे। नवंबर 1954 में वस्ती इंडिया के वजीर दाखिला नरसिम्हा राव ने कहा, अगर मान सिंह को 1 साल के अंदर ना पकड़ा गया तो वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। इस मुहिम में मदद के लिए उसने गोरखा सिपाहियों की एक खसूसी कंपनी बनाई। पुलिस को धोखा देने के लिए मान सिंह ने एक गांव में एक शख्स की आखिरी रसूमात का एहतमाम किया जिसकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी। इसके बाद ये अफवाह फैली कि मान सिंह अचानक बीमारी के बाद वफात पा गए हैं और उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मान सिंह ने दोबारा डकैतियां शुरू कर दी। पुलिस और खसूसी तौर पर बनाई गई गोरखा कंपनी उनके पीछे थी। मान सिंह भागकर भिंड चला गया, जहां उसने दरियाए कुंवारी को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त दरिया में सैलाब था, इसलिए मान सिंह दरिया को अबूर नहीं कर सका। वो भागा और बैजापुर गांव पहुंचा। उसके पीछे एक गोरखा पलटन भी जमादार भंवर सिंह की क़यादत में आगे बढ़ रही थी। दोनों के दरमियान तसादम शुरू हुआ और हजारों राउंड गोलियां चलाई गईं और यूं अब तक का सबसे बड़ा डाकू गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर गया। आखिरकार उसके बेटे सूबेदार सिंह ने अपने वालिद के जिस्म को ढांपने की कोशिश की ताकि उसे मजीद गोलियां ना लगें। इस कोशिश में वो भी गोली लगने से हलाक हो गया। मान सिंह की साथी रूपा अपने बड़े भाई नवाब सिंह को बचाने में कामयाब हो गई। वजीर दाखिला नरसिम्हा राव को अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देना पड़ा। वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, वजीर दाखिला गोविंद और कांग्रेस के सदर UN ढेम्बर्ट को टेलीग्राम के जरिए फौरी तौर पर इसकी इतला दे दी गई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने ऐलान किया कि किसी की मौत पर खुशी मनाना अच्छी बात नहीं है। मान सिंह मर चुका है। मान सिंह ने जिन लोगों पर तशद्दुद किया था वो अब सुकून की सांस ले सकते हैं। मान सिंह और उसके बेटे की लाशों को चारपाइयों पर बांधकर भिंड लाया गया। चारपाइयां खड़ी रखी गईं ताकि लोग उन्हें देख सकें।
تقریباً 40,000 لوگ ان کی میت کو دیکھنے آئے۔ کچھ لوگ تجسس کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے۔ ان کی موت پر کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن بہت سے لوگ اپنے آنسو پوंچھتے بھی نظر آئے۔ اس کے بعد مان سنگھ کی لاش کو آخری رسومات کے لیے گوالیار لے جایا گیا۔ مان سنگھ کی بیوہ اور بیٹے تحصیلدار سنگھ نے حکومت سے مان سنگھ کی لاش کو آخری رسومات کے لیے ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی، لیکن حکومت نے ان کی ایک نہ سنی۔ بعد میں کے ایف رستم جی، جو بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل تھے، نے اپنی کتاب دا برٹش، دا بینڈٹس اینڈ دا بارڈر مین میں لکھا، یہ مان سنگھ کی شخصیت کا جادو تھا کہ لوگ گجر ہونے کے باوجود اس نے اپنے گینگ میں ایک برہمن روپا اور ایک ٹھاکر لکھن کو ایک خاص جگہ دی تھی۔ لیکن جیسے جیسے مان سنگھ کی عمر بڑھی، 10 سال تک اس کے ساتھ رہنے والے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مان سنگھ تو وفات پا گیا، لیکن ڈکیتی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا۔